Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept of Indian Contract Act. In the last previous class of Indian Contract Act, we have already discussed the main topics that are related to acceptance proposal. मैंने वो completely discuss करवा दिया था आपको. बेयर एक्ट से मैंने आपको सेक्शन 9 तक डिस्कस करवाया था. 10th 11th 12th मैंने बोर्ड से बहुत डिटेल में आपको डिस्कशन करवाया. आई होप आपने वो डिस्कशन अच्छे से समझा होगा और उसको अमल में भी लाया होगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने वीडियो सुन लिया और काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. जब तक आप रूटीन में उन जो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से कवर नहीं करोगे, बार बार रिवाइज नहीं करोगे, जब तक वो आपके जुबान पर आ जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने रट्टा लगाया है, क्रैमिंग नहीं करनी, बट वो टिप्स पे होना चाहिए कि सेक्शन 2 किससे डील करता है, सेक्शन 3 किससे, सेक्शन 4 किससे, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 9 10 जितना हमने किया उसको रिवाइज करो. अगर आप किसी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो या ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो उससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आप कोई ग्रुप डिस्कशन करते हो तो उसमें जो भी हमने गलती की है या जो हम भूल जाते हैं उसको हमें याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि वो हमें ऑटोमेटिक याद रह जाता है. क्योंकि इंसान अपनी गलती को लाइफ में कभी नहीं भूलता. जो गलतियां हमारे लाइफ का है एक हिस्सा होती है. गलतियां वो चीजें हैं जो हमें हर वक्त नए नए जो रास्ते पर भटकने से एक बचा लेती है. कहने का मतलब है कि जब आप लाइफ में गलतियां करोगे उसके बाद आप कुछ नया ही सीखोगे, क्योंकि गलतियां कहते हैं ना कि मिस्टेक मेक्स अ मैन परफेक्ट. मिस्टेक्स ही आदमी को परफेक्ट बनाती है. ये ऐसे ही कहावतें नहीं बनी हुई हिंदी में या इंग्लिश में, कोई ना कोई इनके पीछे लॉजिक हुआ होता है. जिन व्यक्तियों ने ये कहावतें बनाई है, इडियम्स बनाए हैं, वो क्या है अपने लाइफ में इन सब चीजों को भोग चुके होते हैं. उन्होंने सब कुछ ये देखा होता है और उन लोगों का जो अनुभव है वही अनुभव जो है आगे वो शेयर कर पाते हैं. आज आप मान लो फ्रेशर हो, आप एलएलबी करके अभी निकले हो या आप एलएलबी कर ही रहे हो और आपको ये लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप डीप स्टडी करते जाओगे, आपके अंदर जितनी क्वेस्ट होगी जानने की, जितनी इच्छा होगी कि कंसेंट का मतलब क्या है, कंसेंट जो है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और जब आपको कोई डाउट होता है और उसी टाइम उस डाउट को आप गूगल कर लेते हो तो उसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करना. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आप है ना गूगल किया कीजिए. गूगल जो है जितना ज्यादा आप गूगल सर्च करोगे स्टडी से रिलेटेड उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि गूगल पे मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो राइट ही होती है. कोई एक आधी इन्फॉर्मेशन अगर रॉन्ग हो दैट डजंट मैटर. जहां आपको डाउट लगता है उसी टाइम आपने गूगल में क्या करना है, सर्च करना है. जब आप गूगल में किसी भी चीज को सर्च करते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. सपोज कीजिए मुझे कंसेंट वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मुझे माइंड में नहीं है कि ठीक है मेरे टीचर ने भी मुझे बता दिया, मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ. अगर आपको लगता है कि कंसेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पर जाके आप क्रोम ब्राउजर में जाइए. लैपटॉप में अगर आप क्रोम ब्राउजर में जाते हो या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में क्या करोगे, आप गूगल करके देख लो. मुझे नहीं पता, मैं लिखती हूँ यहाँ पर कंसेंट मीनिंग. जब आप कंसेंट मीनिंग करोगे, आपको लगता है कि मुझे हिंदी में समझना है या इंग्लिश में, तो आपने हिंदी में समझना है तो आपने हिंदी में उसे निरूपण किया. वो आपको बताएगा कंसेंट का मतलब होता है सहमति. अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पर कंसेंट मीनिंग इन हिंदी अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसेंट का क्या मतलब है, तो अब सिंपल मीनिंग में अगर आप समझिए, कहीं आपको ये अनअकैडमी दिखा दिया, ऐसे कुछ बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन आपको मान लो ये लगता है कि हमें हिंदी में कुछ सीखना है, तो आप फटाफट से हिंदी में क्लिक कीजिए, गूगल कीजिए. आप एक नहीं कई साइट्स पे देखिए. जैसे यहाँ दिया हुआ है कि फ्री कंसेंट दिया हुआ है, क्योंकि सेक्शन 14 जो फ्री कंसेंट से रिलेटेड है, कंसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मति कहते हैं. ऐसे करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो. ऐसा नहीं कि गूगल आपको रॉन्ग डाइवर्ट करेगा, नहीं, आपको सही रास्ते पे भी लेके जाएगा. तो आज का मेरा मकसद इतना बताना आपको क्यों हुआ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि जब मैं स्टडी करती थी, जब मैं एलएलबी में थी, उस टाइम में इतना नेट का कोई ये फैसिलिटी मिली हुई नहीं थी ना. हमारे पास टच वाले मोबाइल होते, सिंपल मोबाइल होते थे. टच वाला मोबाइल जब मैंने लिया था फर्स्ट टाइम, मैंने 2014 में टच वाला मोबाइल लिया था. वो भी क्या है कि उसमें सिंपल सिर्फ हल्का सा यूट्यूब चलता था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी क्या होता था.
उस टाइम में 1 GB डाटा मिलता था, मुश्किल से उसे महीना चलाना होता था। धीरे धीरे जैसे जियो ने फ्री डाटा देना शुरू किया, फिर और कंपनियां भी स्कीम्स ले आई, उसके बाद क्या काफी बेनिफिशियल हो गया। एक मिडिल फैमिली का बच्चा है या बिल्कुल वीकर सेक्शन का बच्चा है, अगर उसे गूगल से स्टडी करनी है, नेट से स्टडी करनी है, यूट्यूब से स्टडी करनी है, तो अब उसे क्या है 200-250 रुपए में सॉरी अच्छा डाटा प्रोवाइड हो जाता है और वो डाटा उनकी स्टडी में हेल्प करता है। आज मैंने इतना डिटेल में आपको गूगल के बारे में क्यों बताया, आपको मैंने यूट्यूब के बारे में क्यों बताया, मेरा सिर्फ यही मकसद था कि अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप भी क्या करो, मान लो मैं आपको लेक्चर करवा रही हूँ, आपको नहीं क्लियर हो रहा, आप क्या करोगे कि आपने गूगल कर लिया, आपको नहीं पता चला, आप यूट्यूब पर चले जाइए। यूट्यूब पर भी जाकर आप मान लो कुछ भी सर्च करते हो, यूट्यूब पे जब आप सर्च करते हो कि कंसेंट अंडर सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब आ गया, ये अपने आप दे रहा है, फ्री कंसेंट के बारे में आ गया, तो वो आपको काफी वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, इसको आपने सुन लिया, फिर इसको सुन लिया, फिर इसको सुन लिया, अलग अलग चला चला कर आप सुनकर देखो। अगर आपको लगता है कि कोई इनमें वीडियो अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसी हिसाब से जो भी आपकी डाउट्स है, अगर लगता है कि कहीं कवर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे, उनको इतनी पैसे की प्रॉब्लम है कि वो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए मैंने जो है ये प्लेटफॉर्म देखा कि यूट्यूब पे मुझे भी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे लगा कि मुझे कहीं से फ्री कोचिंग मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं फ्री कोचिंग नहीं होता है, जहाँ पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद भी क्या है, जब तक आपकी फीस पे नहीं होती तब तक तो जो इंस्टीट्यूट होते हैं आपकी पूरी केयर करते हैं, उसके बाद क्या है उनका रवैया आपकी तरफ से थोड़ा फीका होने लग जाता है। तो मैंने ये पर्सनली अनुभव किया है, तो मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब चैनल पर एक डेप्थ नॉलेज जो है देनी चाहिए, और उसी के पर्पज से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अगर आपको लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया था, आप जो इसके लिए मुझे थम्स अप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे ही पढ़ाते हो मैडम, आपको खुद कोई नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे अनलाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, कोई कमेंट कर सकते हो। चलो ये तो आज का डिस्कशन हमारा काफी हो गया, आज हम टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंसेंट। कंसेंट एक्चुअल में क्या होता है, अभी मैंने आपको गूगल पे करके बता दिया। कंसेंट का मतलब होता है सम्मति, फ्री कंसेंट का मतलब स्वतंत्र सम्मति। तो हिंदी के वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप हरियाणा जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, या उसमें हिंदी का पेपर आता है, हिंदी ऐसे राइटिंग आती है, उसमें क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप किस तरीके से तैयारी करोगे, तो थोड़ा थोड़े वर्डिंग जो आपको हिंदी में भी देखनी चाहिए। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, वहां भी क्या है कि हिंदी का एक पर्टिकुलर प्री में भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी 15 मार्क्स की हिंदी आती है। उसके बाद राजस्थान में तो पूरा फोकस ही हिंदी पे रहता है, तो हमें लैंग्वेज पे भी फोकस करना चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप देख लीजिए, मान लीजिए आप मार्केट से कुछ सामान खरीदने गए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉन्टैक्ट हम डेली पता नहीं कितनी बार करते हैं। मार्केट से गए, कुछ सामान लेके आए, अपने कपड़े खरीदे, उसके बदले पैसे दिए, आटा खरीद के लाए या कुछ सब्जियां खरीद के लाए हैं, या गली से ही कोई जा रहा था, उससे हमने मान लो जूस पी लिया है, उसको कुछ पेमेंट दे दिया और सामान ले लिया, वो क्या एक तरीके से कॉन्टैक्ट हुआ है। आप शॉप पर जाते हो, शॉप पर जाके आप कहते हो जी मुझे तो ये फ्लोर का एक पैकेट चाहिए 10 किलो वाला, तो आप कितने का दोगे? सामने वाला कहता है कि जी इसमें तो मैं 350 रुपए में दूंगा। आप कहते हो नहीं नहीं मुझे 320 में चाहिए। सामने वाला क्या है, कहता है मैं देता ही नहीं 320 में। तो वहां पर उसकी सम्मति नहीं हुई, सहमति नहीं हुई, उसने कंसेंट नहीं दी, तो वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब है व्हेन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती है, देयर मस्ट बी ए फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट को तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्री कंसेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन उससे पहले कंसेंट जरूरी है। कंसेंट क्या होता है, अगर आप सेक्शन 2B की तरफ नजर डालिए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना बेयर एक्ट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बेयर एक्ट जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि बेयर एक्ट में क्या है, साथ साथ आप ये मार्क कर सकते हो, ऊपर से जहां भी आप पढ़ रहे हो हल्का सा ऊपर एक डॉट लगा सकते हो, या हल्का सा लिख सकते हो 2B में क्या है, या 2B को आपने सेक्शन वाइज देख लोगे तो आपके माइंड में रह जाएगा हाँ हाँ 2B जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। 2B क्या कहता है, एज पर सेक्शन 2B, 2B के हिसाब से क्या है, वन है प्रपोजल। सबसे पहली चीज प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल को आप क्या कह सकते हो, ऑफर भी कह सकते हो, बाय ए पार्टी। जब एक प्रपोजल आपने किया है तो इस प्रपोजल को आप क्या कह सकते हो, इस प्रपोजल का दूसरा नाम क्या है, ऑफर। प्रपोजल का दूसरा नाम ऑफर है। ऑफर है या प्रपोजल है बाय ए पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय द अदर, जो दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मान लो मैंने किसी के पास प्रपोजल भेजा कि मैंने अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचनी है, सामने वाले व्यक्ति ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा, एक सेकंड, एक्सेप्ट कर लिया उसने। चलते चलते कई बार तो सिस्टम भी ऐसी गड़बड़े करने लग जाता है, मन करता है कि सिस्टम को ना खुद ही अंदर घुस के संभाल लो।
एक्सेप्टेड कर लिया बाय द अदर, दूसरी पार्टी के द्वारा, द प्रपोजल बिकम ए प्रोमिस। तो प्रपोजल क्या बन जाएगा? प्रोमिस बन जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लो एक पार्टी है ए, इसने प्रपोजल भेजा बी को कि मैंने जो है आपका घर खरीदना है 7 लाख में। बी क्या कहता है आगे से? नहीं जी मैंने नहीं बेचना। तो उस मामले में क्या हुआ? कंसेंट नहीं, उसकी सहमति नहीं है। अगर बी क्या कर देता है? हाँ जी मैं बेचना चाहता हूं, तो वो क्या है? कंसेंट हो जाएगी। तो इस मामले में जब एक्सेप्ट हो जाएगा बी के द्वारा, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोमिस बन जाएगा। जब किसी चीज के लिए हम प्रोमिस कर देते हैं, फिर कहता है एज पर सेक्शन 2C। 2C किसकी बात कर रहा है? प्रोमिस और प्रोमिसी की। द प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ए जो है वो क्या है? प्रपोजर है, और वो क्या बन जाएगा? प्रोमिसर। और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या बन जाएगा? प्रोमिसी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जब भी कोई भी कॉन्टेक्ट होता है, उससे पहले इंपॉर्टेंट है, पहले एक प्रपोजल भेजा जाएगा, एक ऑफर भेजा जाएगा, और उस ऑफर को बाद में एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा अदर पार्टी के द्वारा। तो वो प्रपोजल या ऑफर क्या बन जाएगा? प्रोमिस बन जाएगा। और सेक्शन 2C ये कहता है कि सेक्शन 2 ये कहता है कि द प्रपोजर को प्रोमिसर बोलेंगे और एक्सेप्टर को प्रोमिसी बोलेंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो बिना प्रोमिसर और प्रोमिसी के तो हो ही नहीं सकता। जब तक प्रोमिसर नहीं होगा तो आगे प्रपोजल जाएगा नहीं। जो प्रोमिस कर रहा है और जिसने प्रोमिस कर लिया, बाय होम द एक्सेप्टेंस हुई, और तो वो सारा चीज क्या है? प्रपोजल में प्रपोजल, प्रोमिस, प्रोमिसी, एक्सेप्टेंस, ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन डेफिनेशंस को भी हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैं आपको डेफिनेशंस क्यों करवाना चाह रही हूँ। हर एक काम करने के पीछे हमारा कोई मोटिव जरूर होता है, कोई डिजायर जरूर होता है। बिना इच्छा के और बिना फल की कामना के तो हम कोई काम करते ही नहीं। मैं इसलिए आपको डेफिनेशन करवा रही हूँ, आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए। मैं इसलिए करवा रही हूँ कि साथ साथ ही रिवाइज भी होती रहे। वैसे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फुल सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद एक कंप्लीट लेक्चर मैं बनाऊंगी, जिसके अंदर क्या है कि मैं पूरा का पूरा बेयर एक्ट आपको रिवाइज करवा दूंगी। वो 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। वो इसलिए है कि जब लास्ट टाइम आपको ज्यादा टाइम ना मिले तो आप 2 घंटे का लेक्चर सुनकर जो है एक बार वो बेयर एक्ट रिवीजन आप कर सकते हो। तो जो पहली डेफिनेशन क्या कहती है इसमें, सबसे पहले कि इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस ए कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब जब तक कोई और एक्सेप्शंस नहीं है तो इनका ये मीनिंग होगा। पहला क्या कह रहा है? वन पर्सन साइनिफाइज। यहाँ पर आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइनिफाइज वर्ड का क्या यूज है। आप अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए और पेंसिल ले लीजिए साथ में। पेंसिल नहीं है तो साइनिफाइज के अलग अलग मीनिंग जो है, क्या मीनिंग होता है किस वर्ड के, वो जो आप साथ के साथ नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताती हूँ, साइनिफाइज क्या होता है। साइनिफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। मैं साथ साथ आपको लिखवा भी देती हूँ कि जिससे आपको आइडिया हो जाए। जैसे हमारा पहला ये है साइनिफाइज, उसको मैंने वैसे करवाया हुआ है, डिटेल में लेक्चर भी बनाया हुआ है प्रपोजल पे, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ। साइनिफाइज, ये जो वर्ड्स है इनके साथ साथ मैं मीनिंग भी आपको लिखवा दूंगी। साइनिफाइज का मतलब क्या होता है? साइनिफाइज को अगर हम सिंपल सेंस में समझें तो साइनिफाइज को बोला जाता है कम्युनिकेशन। एक सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रपोजल को ऑफर बोलते हैं, उसी तरीके से साइनिफाइज को कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेट किया है। कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत होती है। ए ने मान लो बी के पास भेजा कॉन्टेक्ट प्रपोजल भेजा, बी ने बी के पास वो पहुंचा, जब बी के पास वो पहुंच गया वो क्या बन गया? कम्युनिकेशन बन गया। इसी तरीके से बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ए के पास वापस भेज दिया। अब ए के पास जिस टाइम वो पहुंच जाएगा वो क्या बन जाएगा? कम्युनिकेशन बन जाएगा। फिर कह रहा है कि अनदर साइनिफाइज कम्युनिकेट करता है अनदर हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस होगी ना, उसकी इच्छा की बात होगी। इसको आप कंसेंट भी कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? विलिंगनेस को कंसेंट भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर एरो लगा लगा के साथ में आपको थोड़ा लिखवा रही हूँ, और जो है आप इसको साथ में नोट करते रहिए। बाकी जब बेयर लैंग्वेज मैं करवाऊंगी, बेयर एक्ट की एक क्लास अलग से लूंगी, उस दिन आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा। वो तो पूरा का पूरा बेयर एक्ट मैं आपको फिर पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। अभी टुकड़ों में मैं करवाती हूँ तो उसको सेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैडम आप बेयर एक्ट भेज दीजिए, यानी कि वो पीडीएफ भेज दीजिए, लेकिन देखिए मैं ये नहीं भेज पा रही हूँ क्योंकि मैंने बीच बीच में से पार्ट उठा उठा के करवाया है। जब मैं कंप्लीट बेयर एक्ट को करवाऊंगी, जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट पूरा हो चुका है तो हिंदू मैरिज एक्ट की मैं एक क्लास स्पेशली बना दूंगी। जब बनाऊंगी, जब हमारा मोस्टली सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर बेयर एक्ट क्लासेज और चलाएंगे साथ के साथ। फिर आगे ये कह रहा है कि विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर। दूसरे की असेंट लेना, असेंट को भी आप कंसेंट कह सकते हो। असेंट को आप क्या कह सकते हो? कंसेंट। तो असेंट भी कंसेंट ही होता है, सहमति ही होती है, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो? कंसेंट कह सकते हो।
ठीक है, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटिनेंस, या तो वो कोई एक्ट कर रहा है या अब्सटिनेंस कर रहा है या उस काम को नहीं कर रहा है, या तो वो कह देगा जी हाँ मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट है, या कह देगा मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है, तो उस मामले में वो प्रपोजल बन जाएगा। फिर सेकंड कह रहा है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड साइनिफाइज, जिस व्यक्ति के पास प्रपोजल भेजा गया उसने साइनिफाई कर दिया, साइनिफाई मतलब कम्युनिकेट कर दिया असेंट को, द प्रपोजल इज सेट टू, उस प्रपोजल को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेड बोलेंगे। और एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर दिया जाता है बिकम अ प्रोमिस, तो प्रोमिस बन जाता है। फिर द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, हमने कर ही लिया कि प्रोमिसर और प्रोमिसी होता है। फिर बात आती है कंसिडरेशन की, वन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पर, प्रोमिसर की डिजायर का मतलब प्रोमिसर की इच्छा पर, प्रोमिसी या एनी द पर्सन ने या तो वो एक्सेप्ट कर लिया हो, प्रोमिस बन गया हो वो, या उससे नहीं बना हो, यानी कि या तो उसने पॉजिटिव सेंस में ले लिया या नेगेटिव में ले लिया। तो इसके अंदर ये दिया हुआ है ना, हैज डन, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज, ये कहने का मतलब है ये पास्ट की बात कर रहा है, उसने कर लिया, या वो डूइंग कर रहा है, या प्रोमिस जो है फर्दर वो करेगा। तो ये तीन प्रकार के कंसिडरेशन जो है इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप का कंसिडरेशन आप किसे कहोगे, तीन प्रकार के कंसिडरेशन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं इस पर ना कंसिडरेशन पे पूरा कंप्लीट आपको वीडियो करवाऊंगी, क्योंकि पूरा डिस्कस करवाऊंगी। कंसिडरेशन बहुत टिपिकल मैटर हो जाता है और कई बार क्या है समझ में भी नहीं आता। जब हम 4D को जो है कब कवर करेंगे कंप्लीटली, जब हम कंसिडरेशन वाला टॉपिक करेंगे, ये फ्री कंसेंट वाला टॉपिक होने के बाद कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर आगे ये कह रहा है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ये एग्रीमेंट बन जाता है। कोई भी एक प्रॉमिस है या कई प्रॉमिसेस है, जब वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि जो प्रॉमिस बन जाएगा, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा वो प्रॉमिस बन जाता है, तो उन्हें एग्रीमेंट बोलते हैं। और जब एक दूसरे के द्वारा पर्सनली, जैसे मान लो मैंने किसी को कुछ बेचना है, मैं बुक बेच रही हूँ, मैंने बुक दी, सामने से पैसे लिए, वो क्या हो गए, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गए। फिर एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, जो एग्रीमेंट कोर्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं है वो क्या है, वॉइड हो जाएंगे। रेसिप्रोकल प्रोमिस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हो जाएगा तो वो वॉइडेबल बन जाएगा। फिर कह रहा है कि जो सब्सिक्वेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस, जो सब्सिक्वेंट जो एनफोर्सिबल होता है उसे क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो तब वॉइड बनेगा। स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, क्योंकि वॉइड अगर होगा तो फिर वो एग्रीमेंट ही नहीं बन पाएगा। एग्रीमेंट तो बन जाएगा लेकिन उसके बाद एनफोर्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो वो वॉइडेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, वो वॉइडेबल की कैटेगरी में आएगा, वॉइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये जे जो पार्ट है इसका, वो ये कहता है कि सब्सिक्वेंट जो है बिकम अनलॉफुल, सब्सिक्वेंट बिकम अनलॉफुल। देखिए मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं आपको हाई फाई जो है स्टडी करवा सकूं। जैसे जैसे मेरे पास सोर्सेज आएंगे उस हिसाब से मैं आपको कंप्लीट सिलेबस उसी हिसाब से करवा दूंगी। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं एक जो है डिजिटल बोर्ड लगाऊं जिसपे मैं आपको अच्छे से डिटेल में पीडीएफ ओपन करके अच्छे से समझाऊं, बट क्या करें उसके लिए काफी खर्चा लग जाता है और इतने खर्चे की अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने अभी एक लैपटॉप लिया है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे भी हो रहा है चलो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशंस मैंने रिवाइज करवा दी, आई होप आपके पास बेरेक्ट होगा तो उससे आप अच्छे से ये रिवाइज भी कर पाओगे। अब हम आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पर जो हमारा टॉपिक है कंसेंट। अब ये क्या कह रहा है, इट मीन्स द माइंड्स ऑफ द पार्टीज मीट ऑन डेफिनेट टर्म। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो माइंड है पार्टी का वो डेफिनेट फिक्स टर्म पे होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने तो ये प्रपोजल भेजा कि मैं जो है अपना व्हाइट कलर का हॉर्स जो है वो सेल कर रही हूँ, और सामने वाले व्यक्ति को जो है हॉर्स पता चला, उसको ये नहीं था व्हाइट या ब्लैक, उसने सोचा कि ब्लैक कलर का हॉर्स की बात हो रही है, तो वहां पर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुई। तो जब मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होगा, सेम माइंड नहीं होगा, दोनों एक चीज पर फोकस नहीं होगा, तब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आप नहीं लेकर आ सकते। इन लैटिन भाषा में इट इज कॉल्ड कॉन्सेंसस एडिडम। ये कई बार एग्जाम में ये मैगजीन पूछी गई है। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द बोथ पार्टीज। ये आप मेन के एग्जाम में भी लिख सकते हो। कंसेंट का टॉपिक आ जाता है या कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक आ जाता है तो उसके रिगार्डिंग की मीटिंग ऑफ द माइंड भी होनी चाहिए। कंसेंट अगर बनी है तो दोनों का सेम एक ही टॉपिक पर जो है दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंसेंट ऑफ द पार्टी, जिसे कंसेंट ऑफ पार्टीज बोलते हैं। थस असेंट ऑफ प्रपोजल और असेंट ऑफ एक्सेप्टर में कंसेंट ऑफ द, जब असेंट मतलब सहमति मिल गई है प्रपोजल की और एक्सेप्टर की, वो क्या बना देगा, कंसेंट बना देगा दोनों पार्टीज का। ये तो हो गया कंसेंट की सिंपल मीनिंग जो है क्या कि बिना कंसेंट के कोई प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस नहीं बनेगा, और बिना प्रॉमिस के फिर आगे जो है वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और बिना एग्रीमेंट के आगे एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी, बिना एनफोर्सिबिलिटी के आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
सेक्शन 13 कहता है कंसेंट डिफाइन। सेक्शन 13 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कंसेंट को डिफाइन करता है। उसमें डेफिनेशन दी हुई है, आप फटाफट से बेयर एक्ट निकाल लीजिए, साथ में पेंसिल ले लीजिए या हाईलाइटर ले लिया करें, जिससे आप साथ साथ मार्क कर लें। कंसेंट क्या होता है? 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing। अब यहाँ पर इसकी 2 टर्म्स आती हैं, एग्री अपन द सेम थिंग और सेकंड एट द सेम सेंस। इन स्मिथ वर्सेस हग्स ये केस है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी द पार्टीज एग्री ऑन द सेम थिंग, सेकंड इन द सेम सेंस। वही जो ऊपर 2 है, ये इसकी जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे। इफ देयर इज नो कंसेंट, अगर कोई कंसेंट नहीं होगी, देयर इज नो एग्रीमेंट, तो कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता। इस प्रकार से सेक्शन 13 इस बात को कंफर्म करता है कि देयर कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट। बिना कंसेंट के कोई भी एग्रीमेंट नहीं बन सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 जो है वो आपका पीटी के लिए, प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 14 तो आप माइंड में रखिए, इसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों के लिए। P+M लिख रही हूं मैं, आप समझ लेना। ये प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों में एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्री कंसेंट क्या है? वैसे कंसेंट का टॉपिक हमने आगे कहीं डिस्कस किया हुआ है। कंसेंट अगर आप देखते हो ना, तो आईपीसी के अंदर भी कंसेंट यूज होता है। आईपीसी का जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 90 सेक्शन 90 जो है आईपीसी का भी कंसेंट की बात करता है। फिर कह रहे हैं कि सेक्शन 14 कहता है फ्री कंसेंट डिफाइन, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट जो है वो फ्री है, कब फ्री होगी? जब इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ये किस प्रकार से ना हो? इट इज नॉट कॉज्ड बाय, कुछ ना कुछ होया रहता है सिस्टम में। चलो, इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ये किस कारण से? मान लो किसी ने कंसेंट तो दे दी लेकिन कोर्जन का यूज किया। कोर्जन क्या होता है उसको हम समझेंगे। कोर्जन डिफाइन किया गया सेक्शन 15 में। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं किया, किसी व्यक्ति ने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके तो कंसेंट नहीं दी, उस मामले में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर फ्रॉड की बात है, किसी ने धोखाधड़ी दे दिया है, उसकी वजह से कंसेंट तो नहीं दी, सेक्शन 17 में। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं किया, अपने आप को किसी और जगह पेश तो नहीं किया कि मान लो मैं राम, मेरा नाम तो है वनीता और मैंने किसी और को मैं मिलने गई, मैंने उसको बता दिया सविता, तो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट तो नहीं किया, वो चीज भी होती है इसके अंदर सेक्शन 18 में। फिर है मिस्टेक, क्या दोनों में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकता है। दैट प्रोविजन डिस्कस्ड इन सेक्शन 20, 21 एंड 22। तो टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन टोटली कोर्जन। आज हम कोर्जन का जो टॉपिक है पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि कौन से उससे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस है और कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम आ जाते हैं कोर्जन पे। चलिए फटाफट कोर्जन पे आते हैं। उससे पहले कंसेंट का थोड़ा और देख लेते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी, बिकॉज ये तो सेम वही चीज है जो ऊपर थी, तो इसको करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम वर्डिंग है। अगर इसको आप कहते हैं ना गाथा की फॉर्म में देखना चाहो तो ये कंसेप्ट है, वो सारा कुछ आप देख सकते हो। फिर है कोर्जन, क्या होता है? कोर्जन इज द कमिटिंग मतलब कमिट किया, कर दिया कोई एक्ट होता है। और थ्रेटनिंग, या किसी को धमकी दी कि मैं ये काम कर दूंगा, या तो किसी ने कोई काम कर दिया या तो कोई काम कर रहा है, मान लो बंदूक हाथ में, कहते हैं मैं तेरे को गोली मार रहा हूँ या मैं गोली मार दूंगा, धमकी दे रहा है। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड, कोई भी ऐसा एक्ट। पहली चीज है कमिटिंग हो रही है या थ्रेटनिंग टू कमिट हो रहा है। क्या एक्ट? ये दो है। कौन सा एक्ट कमिट हो रहा है? एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड के द्वारा। यानी कि आईपीसी में जो एक्ट जो है, अगर आपने कमिटिंग कर दी यानी कि अटेम्प्ट कर दिया या आपने धमकी दी अटेम्प्ट करने की, तो वो क्या है? अगर आईपीसी में उसको ये कहा गया कि पनिशेबल है तो वो कोर्जन माना जाएगा। और द अनलॉफुल डिटेनिंग, फिर एक और चीज, अनलॉफुल किसी चीज को गलत तरीके से आपने डिटेन कर ली, अपने कब्जे में रख ली, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात कर रहा है ये, ऊपर जो पर्सन के रिगार्डिंग बात थी। और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरी इस चीज पे कब्जा कर लूंगा, एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को। टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन, जिससे किसी व्यक्ति को एक प्रिजुडाइज हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है किसी चीज का। प्रिजुडाइज का मतलब है कि जिसके राइट का वायोलेशन हो रहा है। वट एवर विद द इंटेंशन, चाहे उसकी कोई भी कारण रहा हो। कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, जिससे कि उस व्यक्ति को वो मजबूर कर रहा है कि एग्रीमेंट में जाना है। जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि कोई जमीन है, उसको बड़े बिल्डर खरीदना चाहते हैं, वो गुंडों को बेच देते हैं, कहते हैं कनपट्टी पर बंदूक रख के कहते हैं कि तेरे बीवी बच्चों को मार देंगे अगर तूने इस पर साइन नहीं किए थे। उस टाइम मान लो कोई व्यक्ति साइन कर देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
कास्ट साइन करने पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर कल को वो कोर्ट में साबित कर देता है कि जी उसको तो थ्रेटनिंग थी, उसके साथ कोर्जन हुआ था, तो उस मामले में कोर्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कह सकते हो कि एनफोर्स नहीं करवाएगी। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड इज और इज नॉट इनफोर्स। ये कह रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इमटेरियल का मतलब है इम्पोर्टेंट, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंडियन पिनल कोड उस एरिया में लग रहा था या नहीं लग रहा था जहां पर कोर्जन एम्प्लॉयड की। मान लो कोई ऐसा एरिया जहां पर आईपीसी के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं हो रहे, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि जो आईपीसी में पनिशेबल है, क्या वो एक्ट कमिट हुआ था, क्या उस एक्ट को थ्रेटनिंग की थी कि थ्रेटनिंग टू कमिट था, या अनलॉफुल कोई डिटेनिंग हुई थी, या किसी को धमकी दी कि इस चीज को हम डिटेन कर लेंगे, तेरे बेटे को कब्जा कर लेंगे, या तेरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे। क्या ऐसी कोई कंडीशन वहां पर अराइज हुई थी? अगर ऐसा कोई कंडीशन वहां पर अराइज होता है तो आप उसे क्या कहोगे? आप ये कहोगे कोर्जन है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप सिंपल सेंस में और क्या कह सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका आप एक और मीनिंग भी कह सकते हो कि क्या है इसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अप्लीकेबिलिटी है, इसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अप्लीकेबिलिटी। तो यानी कि जहां पर टेरिटरी नहीं है आईपीसी की, उसके बाहर भी अगर कोई ऐसा एक्ट हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है। अब आ जाइए इलस्ट्रेशंस पे, एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप, एक इंग्लिश शिप है कोई हाई सीज समुद्री इलाके में, ए जो है वहां पर था, कॉजेज बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, वो बी को कहता है एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट करो बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि उसको धमकी दे रहा है एक तरीके से। धमकी जो है कहां पर है? सेक्शन 506 में आईपीसी में कह रहा है एन एक्ट अमाउंटिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर द आईपीसी। ए आफ्टरवर्ड शूज बी, एक पहले तो ये कर रहा था, ए आफ्टरवर्ड शूज बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट, फिर ए जो है बाद में बी को कहता है, बी को अगेंस्ट सूट फाइल करता है, कहता है कि तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है कैलकाटा में। ए हैज एम्प्लॉयड कोर्जन, ए ने क्या किया यहाँ पे? कोर्जन किया, धमकी दी थी उसे। Although his act is not an offense by the law of England, हालांकि इंग्लैंड में क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है। जो हमारे देश में अडल्ट्री है ना, ये पहले हमारे देश में तब जाके अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। पहले ये इंग्लैंड में जो है इसके लिए पनिशेबल होता ही नहीं था, 497 में कोई पनिशमेंट नहीं होती थी। तो कह रहा है कि ऑल्दो सेक्शन 509 जो है वाज नॉट इन फोर्स, इंग्लैंड में वो एनफोर्स भी नहीं है एट द टाइम व्हेन और प्लेस वेयर द एक्ट, जहां पर वो एक्ट हुआ। कहने का मतलब है कि जो एक्सप्लेनेशन से डील करते हैं, ये जो एग्जांपल है ये डील कर रहा है एक्सप्लेनेशन से। तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल स्टिक बैठते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए किसी ने धमकी दी किसी को, वो आईपीसी में क्या है, एक तरीके से ऑफेंस है, तो उस मामले में भी उसको कोर्जन माना जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देख लीजिए आप, वेंट आउट फॉर अ वॉक, ए क्या करता है? वॉक के लिए जाता है। बी अप्रोचेज ए विद स्ट्रेंजर, बी वहां पर ए अप्रोचेज ए के पास पहुंचता है एक स्ट्रेंजर के साथ, एक अनजान व्यक्ति के साथ। पुल्स आउट हिज गन, उसकी बंदूक निकालता है। एंड आस्क्ड ए, और ए को कहता है कि जो भी सामान उसके पास है वो दे दे। कंसेंट ऑफ ए जो है यहाँ क्या मानी जाएगी? कंसेंट ऑफ ए जो है यहाँ पे कोर्जन मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसा धमकी देना, किसी ने सुसाइड की धमकी दी, मान लो थ्रेट टू सुसाइड है कि मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, या मान लो किसी ने कहा स्ट्राइक करना है, अगर स्ट्राइक करने की कोई धमकी देता है, वो क्या आईपीसी में कोई ऑफेंस नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोर्जन नहीं माना जाएगा। रिसेंटली क्या है, कुछ टाइम से ये भी इश्यू चल रहा था कि ठीक है कोई ऑफेंस आईपीसी का है, लेकिन कई ऐसे ऑफेंस है जो आईपीसी में पनिशेबल नहीं है और अदर जो स्टैट्यूट में है, तो क्या आईपीसी के साथ साथ यहाँ अदर स्टैट्यूट को भी ऐड होना चाहिए? तो ये कंडीशन जो अभी तक तो कोई ये अमेंडमेंट हुआ नहीं है, इन फ्यूचर ये अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि जैसे पॉक्सो एक्ट में कुछ पनिशमेंट है या कोई अदर एक्ट है उसमें भी कुछ पनिशमेंट है, उसका तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ सिर्फ आईपीसी का है। तो कह रहे हैं कि उसको भी इसमें शामिल किया जाए जिससे एक्चुअल में कोर्जन जो है हर एक स्टैट्यूट में लागू हो सके। अब आगे आ जाइए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप वीडियो देखते देखते जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे फर्दर भी ऐसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहेंगे। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं, एक्ट्स फॉरबिडन बाय आईपीसी। द कमीशन और द थ्रेट, जो कमीशन है, जो एक्ट कर दिया गया, हैज कमिटेड है, कर दिया गया, द थ्रेट है, वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए?
मस्ट बी एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय पेनल कोड। ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आईपीसी में होना चाहिए। इन द केस ऑफ अस्कारी मिर्जा बीवी जय किशोरी, प्रिवी काउंसिल ने ये हेल्ड किया, हालांकि केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके जो हेल्ड किया वो इंपॉर्टेंट है। प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया टू थ्रेटन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज नॉट पर से एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, कि अपने आप में किसी को धमकी देना जो है वो आईपीसी में पनिशेबल नहीं है। सच एन एक्ट कुड ओनली बी वन फॉरबिडन बाय आईपीसी इफ इट अमाउंटेड थ्रेट टू फाइल अ फॉल्स चार्ज। अगर कोई कहता है कि मैं तेरे पर झूठा आरोप लगा दूंगा, झूठा इल्जाम लगा दूंगा, तो उस मामले में वो आईपीसी में फॉरबिडन हो जाएगा। तब जो है वो क्या माना जाएगा, एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी माना जाएगा, एंड दैट कैन बी डिफाइंड एज कोर्जन। फिर कह रहा है व्हेन ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूट, जब किसी के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा इंस्टीट्यूट होता है, एंड सच पर्सन फियरिंग द रिजल्ट, और वो व्यक्ति जो है उस रिजल्ट से डर रहा है, एंट्री इनटू एन एग्रीमेंट और इन फेवर ऑफ ए कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट के फेवर में चला जाता है। इट कैन नॉट बी इन कंसिडरेशन ऑफ हिज अबेंडनिंग द प्रोसिक्यूशन, अपने उस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इट कैन नॉट बी हेल्ड सिंपली अपन दिस फैक्ट दैट, ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो फैक्ट्स हैं ये कोर्जन की बात करता है। However, a peculiar situation, एक विशेष परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है, when a person threatened to commit suicide, जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, या मान लो इंड्यूस हिज वाइफ, अपनी वाइफ को धमकी देता है या बेटे को धमकी देता है और कहता है वाइफ को और बेटे को कि उसके फेवर में जो है डिग्री बना दे, उसके भाई के फेवर में डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दे इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज विच दे क्लेम टू बी, जिसे वो अपना क्लेम कर रहे थे, तो ये जो है कोर्जन माना जाएगा। अब ऊपर वाला इस सेकंड पैरा में आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसी के अंदर ही आप एक तरीके से आईपीसी के अंडर जो प्रोविजन है उनका करेक्ट समझ सकते हैं। ये कहता है जब व्हेन ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड, जब एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो गया, केस फाइल कर दिया गया, और सच पर्सन, और वो व्यक्ति इस डर के मारे कि जो है उसका क्या परिणाम होगा, अगर उस डर के मारे वो एग्रीमेंट कर लेता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो जो है कंसर्न जो है उसकी कोर्जन से आई थी। सिंपल मीनिंग है ये। फिर सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, गलत तरीके से प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, गलत तरीके से प्रॉपर्टी कब्जे में करना है, उसको कब्जे में करने की धमकी देना भी कोर्जन हो सकता है, मे लीड टू कोर्जन। एग्जाम्पल के तौर पर वेयर द प्लेंटिफ हैज प्लेस्ड हिज प्लेट, जहां प्लेंटिफ ने अपनी प्लेट, गोल्ड प्लेट हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, विद द डिफेंडेंट को प्लेस कर दी, गिरवी रख दी। जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उसको प्लेस बोला जाता है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उसको मॉर्गेज बोला जाता है। When he went to redeem it, जब वो उसे वापस लेने गया, प्लेसी ने इंसिस्ट दैट एन एडिशनल 10 पाउंड इंटरेस्ट वाज आल्सो, उसने कहा कि 10 पाउंड 20 पाउंड में रख दी थी पहले, फिर कहता 10 पाउंड उसका ब्याज बनता है। द प्लेंटिफ ने वो दे दिया, एंड देन सू टू रिकवर इट बैक, और इसे वापस प्लेंटिफ ने उसे चुका दिया, और उसके बाद जो है रिकवर करने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। तो ये कोर्ट ने इसे अलाउ किया, क्योंकि इंटरेस्ट देने के बाद भी उसने वो जो है रिडीम नहीं की, और इसलिए उसको आप कह सकते हो कि कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ा। अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट केस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये जो आपको टॉपिक्स करवा रही हूँ मोस्टली मैंने आर के बांगिया की बुक को ही कंसीडर किया है, क्योंकि वो लैंग्वेज काफी इजी लैंग्वेज है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये डिटेल समझना है, थोड़ा और डेप्थ में जाना चाह रहे हो, तो आप जो है ए.के. बांगिया की जो बुक है उसको आप कंसीडर कीजिए, क्योंकि ए.के. बांगिया की जो बुक है वो काफी हेल्पफुल होती है इस पर्पज से, तो आप उसे कंसीडर कर सकते हो। तो अगला जो हमारा केस है इसमें, प्रेजुडाइज ऑफ ए पर्सन इज नॉट कोर्सन, किसी व्यक्ति को प्रेजुडाइज करना, मजबूर करना, उसके अधिकारों से दूर करना, वो क्या है, कोर्जन नहीं माना जाएगा। प्रेजुडाइज ऑफ ए पर्सन इज नॉट कोर्जन, एक्चुअली यहाँ पर नॉट वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, पक्षपात करना, और कोर्जन का मतलब हो गया कि किसी को धमकी वगैरह देनी। तो यहाँ पर जो ये प्रेजुडाइज ऑफ ए पर्सन इज कोर्जन आएगा, यहाँ पे नॉट कोर्जन नहीं आता। ये एक मिनट मैं इसको अच्छे से कर दूं, जिससे आपको कोई इश्यू ना हो, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ये जो है नोट जो है उसको हमें निकालना है यहां से। स्ट्राइक कर दिया मैंने इसको, फिर मैं इसको ना यहाँ पे मिटा ही देती हूँ। प्रेजुडाइज ऑफ ए पर्सन इज कोर्जन इन द केस ऑफ रंगा यमका वर्सेस अलवरसेत। इस केस में क्या हुआ था कि एक आदमी की डेथ हो जाती है और उसको घर में लिटाया होता है। उस आदमी ने पहले कोई बच्चा अडॉप्ट किया था,
और अब उसकी डेथ होने के बाद उसके परिवार वाले ये कहते हैं कि जो उस आदमी की जो वाइफ है यानी कि जो विडो है उसको कहते हैं कि तुम अपने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया उसको आप भी अडॉप्शन में मानो। तो वेयर द विडो वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिमूविंग द कॉर्प्स ऑफ हस्बैंड अनटिल शी कंसेंटेड, कहते हैं कि जब तक इसमें ये बात कही गई, कॉर्प्स का मतलब होता है जो बॉडी थी, कि उसको ये कहा गया कि जो बॉडी है उसकी तब तक नहीं ले जाने दी जाएगी अंतिम संस्कार के लिए जब तक वो बच्चे को कंसेंट ना दे दे अडॉप्शन के लिए। द कोर्ट सेड दैट हर कंसेंट वाज नॉट फ्री एंड इट वाज कॉज्ड। कोर्ट ने कहा कि उसकी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं थी, इट वाज कॉज्ड। ये तो एक धमकी, एक तरीके से धमकी की बात थी। इट इज क्लियर दैट कोर्जन इज कमिटेड, ये साफ है कि जो कोर्जन है वो हुआ है। और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, किसी को धमकी देके कोई काम करवाना लॉ के विरुद्ध है। ये अगला केस है चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम चशमा, ये आपके बेर एक्ट में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन अरोज एज टू वेदर, इसमें क्या हुआ था कि मरने की जो धमकी देते, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, वो भी क्या है, कोर्जन माना जाएगा। A question arose as to whether a release executes by wife and son consequence threatening वही commit suicide, कि एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चे को धमकी देकर जो है कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए और जो उसकी सहमति ले ली। द कोर्ट आंसर्ड द क्वेश्चन इन अफर्मेशन, कोर्ट ने इसमें अफर्मेशन में एक उत्तर दिया और कहा कि द वर्ड फॉरबिडन वाज वाइडर देन द पनिशेबल। फॉरबिडन जो शब्द है वो पनिशेबल से बहुत बड़ा है। जो कमिट सुसाइड के रिगार्डिंग ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है। फॉरबिडन बाय लॉ होगा तो क्या होगा, थ्रेट टू कमिट सुसाइड जो है नॉट पनिशेबल है अंडर द इंडियन पेनल कोड, और इट वाज टू बी डीम्ड टू बी फॉरबिडन, पर ये फॉरबिडन तो है, ये गलत चीज तो है, लॉ ने तो इसको मना किया है। एज एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वाज पनिशेबल, जैसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड तो पनिशेबल है ना, अगर आप मान लो सुसाइड की प्रयास करते हो तो वो तो आपके लिए पनिशेबल हो जाएगा। तो आईपीसी में ये प्रोविजन दिया हुआ है, तो उसके तहत जो है जो फॉरबिडन बाय लॉ वो बहुत वाइडर सेंस में उसको कोर्ट ने यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो इंटरप्रेट किया। थ्रेट ऑफ ब्रिंगिंग क्रिमिनल चार्ज, अब किसी व्यक्ति को धमकी देना कि तेरे पर झूठा मुकदमा हो जाएगा, उस प्रकार की धमकी भी क्या मानी जाएगी, कोर्जन मानी जाएगी। द मेयर थ्रेट ऑफ ब्रिंगिंग क्रिमिनल डज नॉट अमाउंट टू कोर्जन एज इट इज नॉट पर से फॉरबिडन बाय पेनल कोड, बट द थ्रेट ऑफ ब्रिंगिंग अ फॉल्स चार्ज, कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के साथ के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लगाना तो धमकी देना कि तेरे पर जो है कत्ल का मुकदमा बन जाएगा, तो उस मामले में तो ये नहीं माना जाएगा कि ये एज इट इज नॉट पर से फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। बट द थ्रेट ऑफ ब्रिंगिंग, किसी को कहना कि तेरे पर झूठा मुकदमा बना लेंगे, वो झूठा मुकदमा जो बनाना है वो क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ माना जाएगा, फॉरबिडन बाय आईपीसी माना जाएगा, और वो क्या माना जाएगा, कोर्जन माना जाएगा। फॉर ऑल द थ्रेटनिंग अनदर विद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज नॉट पर से, किसी को ये कहना, मान लो किसी ने कत्ल कर दिया और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी वो बात छुपा ली और बाद में वो कहता है कि मैं तेरे पर मुकदमा बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तो क्या है, फॉल्स चार्ज तो नहीं है ना, वो तो एक्चुअल में ट्रुथ है, उसने कोई मर्डर किया था। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्टर जिसने कुछ क्राइम किया है ना और उसको कह दिया कि तेरे खिलाफ झूठा मर्डर का केस में झूठे केस में अंदर डाल देंगे, वो क्या है, फॉरबिडन बाय आईपीसी हो जाएगा, और थ्रेट जो है वो इस प्रकार की कोर्जन मानी जाएगी। इन किशन लाल कालरा वर्सेस एनडीएमसी, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके अंदर जो क्रक्स निकल के आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कोर्जन और एज वेल एज फॉर द मेन एग्जामिनेशन। द प्लेंटिफ हैड क्लेम्ड दैट, प्लेंटिफ ने ये क्लेम किया कि ही हैड सरेंडर्ड द पोजीशन ऑफ द डिस्प्यूट साइड नॉट वॉलंटरी, उसने जो कब्जे की जो प्रॉपर्टी थी वो वॉलंटरी अपनी इच्छा से नहीं दी किसको, सामने वाली पार्टी को, बट अंडर थ्रेट पर एक धमकी में दी, डर के मारे दी, दैट इट इफ ही डिड नॉट, सो अगर वो ऐसा नहीं करता देन ही वुड बी अरेस्टेड, और उसको अरेस्ट कर लिया जाता, एंड अंडर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इट वाज हेल्ड दैट, ये बात कही गई कि रिसिप्ट जो ऑब्टेन की गई थी डिफेंडेंट की वो प्रेशर में थी, ड्यूरेस में थी और कोर्जन में थी। प्रेशर तो हमें पता है क्या, ड्यूरेस क्या होता है, ड्यूरेस भी कोर्जन की अदर फॉर्म है जो इंग्लैंड में प्रिवेल करती है। ड्यूरेस का कंसेप्ट जो है इंग्लैंड में, अपने इंडिया में नहीं, अपने इंडिया में कोर्जन का कंसेप्ट है। स्टैट्यूटरी कंपल्सन इज नो पर्सन, किसी को कोई कानून ये कहता है कि आपको कंपल्शन है, ये काम आपको करना पड़ेगा, जैसे लैंड एक्वायर्ड के मामले में हाईवे बनते हैं तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लैंड एक्वायर की जाती है, इसी प्रकार से कोई अदर एक्ट्स हैं जहां पर कंपल्शन है तो उसमें भी कोर्जन नहीं माना जाएगा। आंध्रा सुगर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये केस था सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग, जिसमें सुगर जो है उसके सेल की बात थी। द केन ग्रोवर वर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट अंडर द आंध्र प्रदेश, केन ग्रोवर जो है, जो केन होता है गन्ने को पैदा करने वाले लोग बाउंड नहीं थे कि वो इस एक्ट को माने। दिस वाज हेल्ड टू बी एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट था जो कोर्जन के तहत नहीं हुआ था। नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। द कॉन्ट्रैक्ट वाज नीदर, ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था और ना ही जो वॉइडेबल था, बट वाज वैलिड था अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का।
अंडर स्टेचुटरी रेगुलेशंस कुछ एक कानून बने हुए होते हैं सप्लाई ऑफ शुगर केन के लिए, शुगर फैक्ट्रीज के लिए, तो उनको एक कंपल्शन होता है कि आपको एक टेंडर एक जो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसमें ग्रोवर जो कैन ग्रोवर होते हैं, जो गन्ना उत्पादक होते हैं, उनको अलग अलग कंडीशंस में मानना पड़ता है। द स्टेट नॉन स्टेट एडवाइस प्रोवाइस पर अपने जो केन है वो सेल करने पड़ते हैं। ऑल्दो द प्राइस मे नॉट बी ऑफ लाइकिंग ऑफ शुगर, वो प्राइस जो है शुगर फैक्ट्री के हिसाब से नहीं होता। हालांकि सेक्शन 15 कोर्जन जो पूरी तरह से यहाँ इनअप्लीकेबल है। इट इज वेल सेटल्ड दैट, ये साफ तौर पे कहा गया है कि कोई कंपलसरी सेल जो होती है डज नॉट लूज करेक्टर से, जो कंपलसरी सेल है उसमें आप सेल के करेक्टर में नहीं लेके आओगे। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी सेल जो है कोर्जन के रेगुलेटरी पावर जो होती है सरकार एक जैसे एमएसपी का इश्यू चला हुआ है उसी प्रकार से सरकार जो है रेट फिक्स करती है और उसी रेट के हिसाब से जो भी फसलें होती है वो सेल की जाती है। तो सच सेल जो है सेक्शन 15 के अंडर नहीं फॉल करेगी, किसी प्रकार का कोर्जन नहीं होगा। अब अगला मैटर ये कहता है कि अगर इफेक्ट है कि मान लो कोर्जन कर लिया गया, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल हो जाएगा। देखिए, जो चीज फ्री कंसेंट में नहीं आएगी, मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट में भी करवाया था, जो सेक्शन 5 का क्लोज 2 है उसमें फ्री कंसेंट की बात थी। अगर फ्री कंसेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो वो वॉइड की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है। अब दूसरी पार्टी उसको मना कर रही है, यानी कि वो बता रही है, अपना एक डिफेंस ले रही है कि ये ड्यूरेस से हुआ था। A contract obtained by means of duress, duress mean coercion, इसको आप अदर सेंस में समझिए तो ये कोर्जन ही है, इसको अदर सेंस में आप कोर्जन ही मानिए, क्योंकि इंग्लैंड में इसे ड्यूरेस बोला जाता है और इंडिया में इसे कोर्जन बोला जाता है, तो इसे आप कोर्जन की कैटेगरी में समझ पाओगे। एक्सरसाइज बाय वन पार्टी ओवर द अदर, कोर्जन इसका मतलब है कि जो कोर्जन है वो एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पे हुआ है, इज एट लिस्ट वेरी वॉइडेबल होगा, नॉट वैलिड। ये क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा पर वैलिड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसमें कंपनसेशन दिया जा सकता है, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, और वैलिड होगा तो एनफोर्सिबिलिटी हो जाएगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। बट इफ इट इज वॉलंटरली एक्टेड बाय द पार्टीज, अगर मान लो वॉलंटरली तैयार किया गया था लेकिन बाद में उसको वॉइड करना चाहते हैं, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, स्टार्टिंग में तो वॉलंटरली था, कोई फ्री कंसेंट थी, लेकिन बाद में पार्टीज क्या कर रही है, एंटाइटल है, उसको अवॉइड कर सकती हैं। इट विल बिकम बाइंडिंग ऑन हिम, उसके बाद वो बाइंडिंग बन जाएगा, यानी कि उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर सिंपल तरीके से कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो डैमेजेस और कंपनसेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मिल सकता है, और अगर वो चाहता है कि वही की वही परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसी चीज की, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत करवाई जा सकती है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ड्यूरेस का डिफरेंस। ड्यूरेस जो है एप्लीकेबल इन इंग्लैंड होता है, कोर्जन जो है इंडिया में। ड्यूरेस इज सेड टू कंसिस्ट इन एक्चुअल और थ्रेटनिंग वायलेंस और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी। ये क्या है, एक तरीके से एक्चुअल में उसी टाइम पर हमला किया जा रहा है या मार पिटाई की जा रही है या उसको इम्प्रिजनमेंट का अंदर बंद करके रखा गया है। ये कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो पार्टी भी हो सकती है, उसकी वाइफ भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, और कोई दूसरा फ्रेंड भी हो सकता है। कोर्जन जो है वाइडर सेंस में इसके अंदर सिर्फ थ्रेटनिंग ऑफ वायलेंस ही नहीं आएगा, बट डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी भी आ जाएगा, थ्रेटनिंग टू कमिटिंग सुसाइड भी आ जाएगा। और ये कह रहा है कि इट प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज आल्सो डायरेक्टेड, ये एक जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी के साथ भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, वाइफ और चाइल्ड के साथ भी हो सकता है। इट में भी डायरेक्टेड एनी अदर पर्सन के साथ भी हो सकता है। कोर्जन किसी को भी ड्यूरेस किया जा सकता है कि तेरे दोस्त को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोर्जन में क्या है, कमिटेड बाय एनी पर्सन नॉट नेसेसरली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ नॉट नेसेसरली पार्टी की बात हो रही है कि सिर्फ पार्टी ही नहीं को दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। इट मस्ट बी सच एज विल कॉज इमीडिएट वायलेंस, से उसी टाइम इमीडिएट वायलेंस जो हो जाएगा, इसमें क्या है, ऐसी कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और नो पर्सनल कॉल वी एंटरटेन, किसी प्रकार की पर्सनल कॉल एंटरटेन नहीं की जाएगी। और अगर आपके किसी प्रकार के सजेशंस हैं इसके रिगार्डिंग कि मैं इसमें कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, तो वो भी आप सजेशन मुझे दे सकते हैं। और इसकी जो आज वाला जो कंसेप्ट है उसकी जो पीडीएफ फाइल है मैं जो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां लॉ स्कॉलर एंड लीगल इशू टाइप करेंगे तो उसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही फर्दर जो भी वीडियो बनेंगे, जो वीडियो मैं पीपीटी के थ्रू करवाऊंगी या पीडीएफ के थ्रू करवाऊंगी, तो वो तो मैं डायरेक्ट जो है वहां पर शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में। लेकिन जो बोर्ड पर होगा वो मैं टेलीग्राम पर शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो डायरेक्टली मैं सीधा बोर्ड पर ही करवाती हूँ। उसमें कोई मुझे पीपीटी में तैयार नहीं करती हूँ, ना पीडीएफ तैयार होती है उसके रिगार्डिंग, तो मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम आपने ये वीडियो देखा है, आपको लगता है कि वीडियो आपको फर्दर बेनिफिट दे सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फार्मर एजुकेशन के मामले में इंटरनेट का इश्यू है वो रिजोल्व हो जाएगा, और कई जगह हो भी गया है।
तो जो है आप अपना इस कोरोना के काल में ध्यान भी रखिए, और नेट के इश्यू से भी हम जूझ रहे हैं, उसको भी रिजोल्व हो जाएगा। और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।